राजस्थान की लगातार ये कफ सिरप पीने वाले बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये स्थिति बहुत ज्यादा संवेदनशील हो गई है और जो यूनिट्स दवाओं के बिक चुके हैं, प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती भी है कि उन दवाओं को खोज करे कि किन किन घरों में है और उन तमाम परिजनों को रोके कि बच्चों को वो दवाई ना दी जाए। जी, मैं अभी यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट पे मैंने देखा सीएमएचओ साहब ने कहा है कि उन्होंने ऐसी कुछ यूनिट्स बनाई है जो घर घर जाकर डोर टू डोर अवेयर करें कि ऐसी दवाएं बच्चों को ना दें। लेकिन दूसरी तरफ मैंने भी देखा है कि धड़ल्ले से मेडिकल स्टोर पर प्रतिबंधित दवाएं बिक रही हैं और जिनके वीडियो मैंने न्यूज इंडिया को उपलब्ध भी कराए हैं। यहाँ धड़ल्ले से प्रतिबंधित दवाएं दे रहे हैं मेडिकल स्टोर, बस अपने थोड़े से लालच के लिए। और अगर बात करूं मैं सिरप के बारे में, तो अभी मैंने आरबीएम जो भरतपुर का सरकारी हॉस्पिटल है वहां जाके भी पता किया है, तो 6 बच्चे आज सुबह ही एडमिट हुए हैं। और ठीक है, ठीक है रीमा, आप बने रहिएगा हमारे साथ। डॉक्टर संजीव अग्रवाल जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। सर पहले तो आपका बहुत स्वागत। लेकिन ये जो खबरें सामने आ रही है बहुत संवेदनशील, बहुत ही दुखद खबर। वो माँ, वो परिवार जो अपने बच्चों को डॉक्टर के पास लेके गई, लेकिन उनका बच्चा ठीक होने के बजाय उनको हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। क्या कारण है कि आखिर सरकारी डॉक्टर भी ऐसे प्राइवेट कंपनीज की दवाओं को रेकमेंड कर रहे हैं? सर आपको आवाज आ रही है? जी जी। सर सवाल यही कि क्या वो कारण है जिसके वजह से ये जो सरकारी डॉक्टर्स है वो भी प्राइवेट दवाइयों को रेकमेंड कर रहे हैं? और सबसे पहला सवाल यही होगा कि इतने बच्चों के मौत की खबरें अब सामने आ गई है इस कफ सिरप के बाद, आखिर मौत का कारण क्या ऐसा एलिमेंट है उस सिरप में जिसकी वजह से बच्चों की जान जा रही है? देखिए, एक टिंचर होता है, टिंचर बेंजोइन, जो मुझे अभी पता लगा थोड़ी देर पहले कि जो हम घाव को सूखने के लिए लगाते हैं, तो मुझे पता लगा कि उसमें उस सिरप में टिंचर बेंजोइन के कण पाए गए हैं, जो लोकल वेंडर्स या ये अपराधी किस्म के लोग, माफिया जो होते हैं, ये लोग, इनमें नॉलेज नहीं होती है। इन लोगों ने सस्ता के चक्कर में, जैसे बलगम निकालने के लिए उन्होंने उसका उपयोग किया है, जो बेहद खतरनाक है। और उससे फेफड़े की धमनियां सारी ब्लॉक हो जाती हैं और सांस रोकने के कारण मौत हो सकती है। तो ये बहुत ही मतलब बहुत खतरनाक व्यवस्था है जो ऐसे कारोबारी जो मौत के कारोबार को कर रहे हैं, इनकी व्यापक स्तर पर गिरफ्तारी होकर इन्हें जेल भेजा जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। डॉक्टर संजीव, आपसे मैं ये भी पूछना चाह रही हूँ कि बिल्कुल सरकारी अस्पताल की बात जी जी जी, सवाल सर यही है कि सरकारी डॉक्टर ऐसे प्राइवेट दवाइयां क्यों रेकमेंड कर रहे हैं? और दूसरी बात ये कि सैंपल्स जब कलेक्ट किए जा रहे हैं, ये दवाइयां बार बार फेल हो रही हैं, उसके बाद भी मार्केट में धड़ल्ले से कैसे बिक रही हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकारी अस्पतालों में कमोबेश हर प्रदेश में ये स्थिति है कि वहां पर्याप्त जरूरी दवाइयां हैं, उपलब्ध नहीं है। तो इस कारण ये जो चिकित्सक हैं, जो अच्छा प्रैक्टिस करने के लिए, मरीज को ठीक करने के लिए प्राइवेट दवाइयों को रुख करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये मिली भगत जो प्राइवेट स्टोर्स हैं, मेडिकल स्टोर्स, और माफिया जो ड्रग माफिया हैं, इनके साथ है। क्योंकि डॉक्टर्स तो कोई नहीं चाहता कि उसका पेशेंट के साथ कोई दिक्कत हो, लेकिन वो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं दवाई का, जो दवाई डॉक्टर ने लिखी है उस दवाई को ना देकर किसी और दवाई को, लोकल दवाई को दे देते हैं, जिससे ऐसी स्थिति आ जाती है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप बने रहिएगा। हमारे सहयोगी भोपाल से जुड़े हुए शैलेंद्र, उनका रुख कर लेते हैं, एक बार अपडेट ले लेते हैं। शैलेंद्र, क्या अपडेट है भोपाल से? और क्योंकि अब बच्चे जो है वो बीमार पड़े हैं और 2 बच्चों की गंभीर हालत है जो अस्पताल में एडमिट है, प्रशासन की ओर से क्या कार्रवाई हो रही है और अब तक अस्पतालों की क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, ग्राउंड जीरो पे हमारी न्यूज इंडिया की पूरे मध्य प्रदेश के मेडिकल के सहित सरकारी अस्पतालों सहित प्राइवेट अस्पतालों पर तैनात और 76 जो अमानक दवाएं मध्य प्रदेश में अमानक घोषित हो गई, उन पर भी नजर बनाए हुए मेडिकल एसोसिएशन के पास लगातार अब डीआई ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा कॉल किए जा रहे हैं। हमारी सूत्रों से पता करें तो अब पूरा स्वास्थ्य अमला मध्य प्रदेश का जाग चुका है। अब इन पर जिन दवाई लिख रहे हैं, जो भी डॉक्टर लिख रहा है, उन पर भी निगाहें बनाए हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर चुनौती सरकार के लिए झोला छाप डॉक्टरों के पास आएगी, जिनके द्वारा ये दवाइयां पर लिखी जाती है और कई ऐसे हादसे होते हैं, बावजूद इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। तो ऐसे कई लोगों को प्रशासन चिन्हित करेगा, लेकिन समय रहते यह जो जाल था, प्राइवेट कंपनियों का जाल था, जब भी कोई प्राइवेट कंपनी बनती है तो उनके ऊपर सरकारी अमले की निगाहें होती हैं, बाकायदा उनके एक्सपर्ट होते हैं। कंपनी के द्वारा जितने जो कंपनी संचालित करते हैं उनके पास तमाम एक्सपर्ट टीम होती है, जिनके पास डिग्री होती है। उन अनुभवी द्वारा इन दवाइयों का
बनाया जाता है। तो ये तौर पे अगर हम अगर पूरे बात पर चित्र अगर उस पर गौर करें तो सरकार अब सचेत हुई है, अब जाके मासूमों की शैलेंद्र मौत कह के सकते हैं बाद ना कि अब पछतावे होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, तो जब तमाम बच्चे इस वक्त बीमार पड़े हैं, कई अस्पताल में हैं, कईयों की मौत हो गई है, तो अब प्रशासन के जागने से उन बच्चों की जान को वापस नहीं लाया जा सकता। रीना, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि राजस्थान में इस वक्त क्या अपडेट है, और जिस तरीके से डॉक्टर सीनाजोरी भी कर रहे थे, हमारे साथ डॉक्टर साहब भी बने हुए, इनसे आगे चलकर हम इस बात का जवाब जरूर लेंगे। ये डॉक्टर जो दवाई प्रेस्क्राइब कर रहे हैं और इस बात का हवाला दे रहे हैं कि खाना है तो दवाई आप खाइए, ये आपकी जिम्मेदारी है, इसके ऊपर प्रशासन अब किस तरीके से अपनी कार्रवाई करेगी ताकि डॉक्टरों की भी जिम्मेदारी एक जगह जाकर तय हो? जी, अभी भरतपुर में यह स्थिति है कि अभी मैंने आरबीएम के जो बच्चा वार्ड है वहां पे जाके पता किया, तो जो ऐसे बच्चे जो सिरप वाले बच्चे हैं, जो सिरप की वजह से बीमार हो रहे हैं, उनको पॉइजन की कैटेगरी में डालकर तुरंत आईसीयू में एडमिट किया जा रहा है। तो इसका मतलब हॉस्पिटल प्रशासन भी उनको पॉइजन वाली कैटेगरी में ही दे रहा है, और वो ये मान के चल रहा है कि इस बच्चे के लक्षण जहर वाले हैं, जबकि उसने सिर्फ खांसी की दवाई पी है, उसके बावजूद उसकी बॉडी में जहर जैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं और ट्रीटमेंट भी वही दिया जा रहा है। कई बच्चे ही, सुबह में 6 बच्चे जो एडमिट किए गए, और इस तरह से ही सिर्फ बच्चे ही नहीं, 62 साल की एक महिला, वो भी खांसी की उसी दवाई की वजह से कल एडमिट हुई। और हॉस्पिटल में जिस तरह का माहौल है, परिजन डरे हुए हैं कि जो और दवाई दी जा रही है उस पर भी भरोसा करें कि नहीं करें। ये लाजमी सवाल है रीना, बिल्कुल लाजमी सवाल है कि हम डॉक्टर्स के पास, डॉक्टर संजीव अब आपके पास आ रही हूँ, हम जाहिर तौर पर हम मरीज हैं, अगर हम बीमार होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उनका रुख करते हैं, पैसे खर्च करते हैं, प्रेस्क्राइब दवाइयां खाते हैं। अगर आप डॉक्टर प्रेस्क्राइब की हुई दवाइयों की भी जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो फिर आखिर ये जवाबदेही, आखिर ये जिम्मेदारी किसकी? जी, मैं आपकी बात सहमत हूं, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि हमारा काम केवल जेनरिक और एथिकल दवाइयों को देखना है कि एथिकल दवाइयां हम मरीज तक पहुंचाएं। एथिकल मतलब ओरिजिनल दवाइयां जो बड़ी कंपनियां बनाती हैं, जिनके साल्ट भी इंपोर्ट होते हैं, और उनका काम लाखों करोड़ों मरीजों को ठीक करने के बाद हम उनको चेक कर पाते हैं कि उनके साथ उनकी मारक क्षमता जो कीटाणुओं की है वो कितनी है। हम कभी भी कोई दवाई ऐसी नहीं लिखते जो बिल्ड ना हो, जिसका बिल ना हुआ हो, और जो कंपनी से प्रॉपरली सप्लाई ना हो, क्योंकि ये जो दवाइयां बाजार में मिल रही हैं, ये मैं बता रहा हूँ, ड्रग माफिया बनाते हैं, और ड्रग माफिया कच्चे लालच के चक्कर में मासूमों की जिंदगी से कमोबेश हर साल खेलते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, ड्रग माफिया को नहीं कह सकते। कई बार हमने भी जब डॉक्टर्स के यहाँ पे हम विजिट करते हैं तब हम देखते हैं कि एमआर आते हैं और रिप्रेजेंटेटिव आके उनको समझाते हैं कि आपको अब से यही दवाई लिखनी है। डॉक्टर्स भी उनके बात में आते हैं, कुछ चंद पैसों की कमीशन के लिए डॉक्टर्स भी ये दवाई लिखते हैं, और इस बात से डॉक्टर संजीव आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज हमने अपनी आंखों देखी है। डॉक्टर संजीव, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, ये जो कुछ केमिकल्स जो आप बता रहे थे कि ये दवाइयों में नहीं होनी चाहिए, अब भारत एक ऐसा देश है जो झोला छाप डॉक्टरों की वजह से कई मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। इस चीज से अभी उभर नहीं पाया था कि अब दवाई का असर ऐसा कि जिन बच्चों ने ये दवाई पी वो आजीवन, अब वो कभी उठ ही नहीं सकते, वो सो गए हमेशा के लिए। आपको क्या लगता है, सिर्फ प्रशासन की मिली भगत है, या फिर ये जो दवाइयां आपके मार्केट में आ रही हैं जो आपकी इंडस्ट्री की है, इसके बारे में क्या डॉक्टर्स को पता नहीं पड़ पा रहा है कि कौन कौन से केमिकल हैं, क्या ये अच्छे हैं, बुरे हैं, बच्चों के लिए नुकसानदेह हैं या बड़ों के लिए नुकसानदेह? इसका क्या आप लोग के पास आकलन करने के लिए कोई एक पैमाना है, या फिर बस प्रेस्क्राइब करके और ये जो एमआर आते हैं उनसे आप इंफॉर्मेशन लेकर ये डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर दे रहे दवाइयां? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारे पास कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव आते हैं तो वो हमें कई संस्थाओं के प्रमाणित ड्रग देते हैं, जिससे कि हमें पता लगता है, जैसे यूएसएफडीए है, एक एफडीए है, और सरकार की मानक एजेंसियों द्वारा प्रमाणित ड्रग है। तो उसी के क्रम में हम उन दवाइयों पर विश्वास जताते हैं। हमारा कोई अपना मानक नहीं होता कि हम उस प्रत्येक दवाई को लैब में टेस्ट कराएं, क्योंकि देश भर में इस तरह की केवल 8 लैब हैं जो दवाई की प्रमाणिकता को, दवाई की सच्चाई को, दवाई के कंपोजिशन को चेक कर सकती हैं। और 8 लैब में केवल जो उनमें जो चेक कराई जाती हैं वो सब डायरेक्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा सरकार की निगरानी में वो चेक कराई जाती हैं। तो किसी भी डॉक्टर्स के पास, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, किसी के पास कोई मानक नहीं है कि उसको चेक कर सके। केवल हम सरकार द्वारा दिए गए लाइसेंस और परमिशन के आधार पर ही उन दवाइयों का आकलन करते हैं और उन दवाइयों को निर्धारित मरीजों को देते हैं।
ठीक है। रीना, जैसे कि डॉक्टर साहब हमारे साथ लगातार बने हुए, वो कह रहे हैं कि जो प्रेस्क्राइब हम दवाई करते हैं वो वैसी दवाइयाँ होती है जो सरकार द्वारा पास की हुई रहती हैं, और क्योंकि ऐसी 8 ही संस्थान है जो इन दवाइयों के मानक को तय करती है और चेक करती है। रीना, लेकिन इन तमाम चीजों के बाद अब तो सवाल प्रशासन पर भी बनता है कि अगर ये दवाई और इनके मानक पर ये दवाइयां फेल थी तो फिर ये दवाई मार्केट में क्यों बिक रही थी? बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगी कि भरतपुर में जो बच्चे बीमार हो रहे हैं, इन्होंने वो दवाई ली है जो कि फ्री दवाई के तहत सरकार के जो दवाई दी जाती है सरकारी हॉस्पिटल से, वहां से दी गई है। तो सरकारी हॉस्पिटल में फ्री दवाई के तहत जो दवाई दी जा रही है वो तो गवर्नमेंट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होती है, गवर्नमेंट के नियम के तहत पास होती है। तो क्या नियमों को ताक पर रखकर किसी प्रलोभन बस ये दवाई पास कर दी गई थी? क्या बच्चों का स्वास्थ्य, लोगों का, ये जो इतनी बड़ी जनसंख्या में लोग जो भरोसा करते हैं सरकारी तंत्र पर, सरकारी डॉक्टरों पर, सरकारी हॉस्पिटलों पर, उनके भरोसे का क्या हुआ? आज जो बड़ी संख्या में लोग डरे हुए हैं, सवाल उनके यही है कि किस पर भरोसा करें। बिल्कुल शैलेंद्र, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब तक की सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं, श्रीसंत फार्मास्यूटिकल कंपनी के ऊपर क्या कोई कार्रवाई की बात अब तक सामने आई है? इस बात की सुगबुगाहट तो है कि कार्रवाई होगी, लेकिन आखिर कब? अब और कितनी जान जाने का इंतजार इस वक्त प्रशासन कर रही है, उसके बाद कार्रवाई के लिए कदम उठाएगी? बिल्कुल बेटा, लगातार कार्रवाई तो हो रही है। FIR भी मतलब उस कंपनी के खिलाफ कर दी गई है। प्रवीण सोनी जो डॉक्टर है उनके खिलाफ भी FIR कर दी गई है। लेकिन ये जो कंपनी है ये कांचीपुरम में बनती है, वहां की सरकार, राज्य सरकार को भी लिख दिया गया है। अब इनके ऊपर जांच भी प्रदेश सरकार द्वारा जारी हो गई है और CM खुद इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं और साथ साथ में अब इन तमाम कंपनियों के ऊपर शिकंजा कसता भी नजर आ रहा है। बड़ा सवाल ये होता है शैलेंद्र और रीना, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए। डॉक्टर संजीव, हमसे जुड़ने के लिए, कीमती समय के लिए आपका भी बहुत शुक्रिया। तो देखिए, ये कप सिरप वाला पूरा मामला जो अब गहराता हुआ नजर आ रहा है, और इतना ही नहीं, देखिए इस कप सिरप की वजह से अब देखिए किस तरीके से इसको लेकर अब प्रदर्शन भी हो रहा है, और लेकिन प्रदर्शन के बाद भी प्रशासन की ओर से जो कार्रवाई